Good morning students. Today we are talking the next topic from our chemistry part, that is chapter number 4, atoms and molecules. Okay. Atoms we have already discussed in last chapter, that is structure of an atom. हमने last class में discuss भी कर लिया था. Clear? ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है इसके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हमें फर्दर करना क्या होता है, जब एटम्स के बारे में स्टडी कर लिया है तो फर्दर यू विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी मॉलिक्यूल्स. ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग टुडे दैट इज द टॉपिक केमिकल कॉम्बिनेशन. सो फर्स्टली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली केमिकल कॉम्बिनेशन. होता क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल दैट इज HCl plus NaOH gives the final product that is NaCl plus H2O. Okay, this is aqueous form, this is aqueous form, and this NaCl is aqueous form and this water is aqueous form. Clear? May be possible this will be found in the form of solid. यहाँ पे हम इसका solid form भी ले सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में मिल गया. NaCl जो हमें मिल रहा है मे बी पॉसिबल एक्वस फॉर्म में हो, मे बी पॉसिबल सॉलिड फॉर्म में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो फर्स्टली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन. वट एवर द रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू एसिडिक रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन, दैट डजेंट मैटर. यहाँ पे हमें कोई भी नॉर्मल से एग्जाम्पल लेना है विच कैन बी फॉलोड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ओनली. क्लियर? तो केमिकल कॉम्बिनेशन है किस तरीके का, जैसे हमने एक रिएक्शन ली, उस रिएक्शन के अंदर हमने एक एसिड लिया, एसिड की रिएक्शन हमने बेस के साथ में करवा दी है और आगे हमने उससे क्या बना दिया है, सॉल्ट और वाटर बना दिया. ओके, ये जो सॉल्ट और वाटर बने हैं, अब रिएक्शन के अंदर जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी रिएक्शंस लिखनी है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड यू विल बी राइट डाउन द रिएक्शन जस्ट लाइक दिस. आपको उस केमिकल रिएक्शन में उसके फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना है. व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट? दिस इज, ये जो हमने यहाँ पे स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर मेंशन की हैं ये इनकी फिजिकल स्टेट्स हैं. दैट मीन्स कि वो किस तरीके की फिजिकल स्टेट में मिल रहा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, किस तरीके की उसकी फिजिकल स्टेट मिल रही है. क्लियर? जैसे अर्लियर क्लासेस में तो हमें केमिकल रिएक्शन को ऐसे ही लिख के छोड़ देते थे और कंप्लीट रिएक्शन हो जाती थी. अब ऐसा नहीं होगा. ओके, हमें केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से मेंशन करना है. सो नाउ द केमिकल रिएक्शन इज HCl, that means hydrochloric acid. When hydrochloric acid is reacted with sodium hydroxide, it will give the final product that is sodium chloride and water. Okay, ये हमारा chemical combination है. Clear? But how can these reactions will be acids? हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं या ये reactions किस तरीके से complete होती हैं. So these laws are very important to complete a chemical reaction. Which type of laws? First one is law of conservation of mass, second is law of constant proportion, and last one is law of multiple proportion. Got it? First one is law of conservation of mass. Conservation means protect. Okay, किसी को भी, जैसे हम यहाँ पे normally we are talking about mass only, so हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि mass जो है before the reaction and after the reaction this mass will be same. वो जो मास होता है वो कंजर्व रहता है रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद में भी. क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिया है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ BaSO4. हमने एक रिएक्शन ली है BaSO4, बेरियम सल्फेट. ये बेरियम सल्फेट जो हमने लिया है यहाँ पे, इसकी हमारे पास में एक्वस फॉर्म मिलती है. ये रिएक्शन करेगा इसके साथ में, देखते हैं किस तरीके की रिएक्शन है. यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन ले रहे हैं. BaCl2 सॉलिड फॉर्म में ये रिएक्शन करेगा Na2SO4 के साथ में. दिस इज एक्वस फॉर्म, गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज BaSO4, दैट इज सॉलिड, and the final product is NaCl, aqueous form. ये हमारे पास में हमने एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया है विच कैन बी फॉलोड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल सिंपल सी हमने रिएक्शन ली है
और इस रिएक्शन के अंदर हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं। ये रिएक्टेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? बेरियम क्लोराइड। ओके, वी आर taking two different reactions, those are known as barium chloride get reacted with sodium sulfate and gives the final product that will be BaSO4, that is barium sulfate, and NaCl, clear, that is sodium chloride, got it। इस पूरी रिएक्शन के अंदर जितने भी हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उनके अंदर मास कंजर्व रहता है। हाउ कैन वी कंजर्व द मास इन अ केमिकल रिएक्शन? हमारे पास जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स थे उतने ही हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास रिएक्शन थी उसके अंदर मास कंजर्व हो गया। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मास है, एग्जैक्टली ये जो लॉ है, ये लॉ किस तरीके से मेंटेन रहता है, या इसके लिए हम नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हम उसके यूजेस की बात करें कहाँ कहाँ पे हमें मिलता है, तो हमारे पास में एवरीडे लाइफ में नॉर्मली कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनका अगर हमें टोटल नंबर या टोटल अमाउंट हमें पता करना है या उसे हमें किस तरीके से मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है सीखना कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास को सीखें। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी जो डोजेस बनाई जाती हैं, जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ओके, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड कि जब हमने लिमिटेशंस की बात जब हमने इसकी एवरीडे यूजेस की बात कर ली है तो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। दैट मीन्स ये रूल कहाँ कहाँ पे फॉलो होते हैं, ये लॉज आप कहाँ पे लगा सकते हो। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें कंप्लीट करवाना है या हमें उस रिएक्शन को मेंटेन करके रखना है, वहाँ तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट अगर हम न्यूक्लियर फिशन की बात करें, हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लें जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो रूल फॉलो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज वी आर टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर देयर, क्लियर। उसकी जो रीज़न है वहाँ पे मास कंजर्व कहाँ रह पाएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट्स कितनी अमाउंट में बनते हैं, कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, वी कांट एसेस द रिएक्शन, क्लियर। तो ये किसकी हमारी लिमिटेशन हो जाती है? कंजर्वेशन ऑफ मास की, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम क्या कहते हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर हमने लिया है तो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो मास है एटम का, वो किसी भी टाइप की रिएक्शन में या किसी भी टाइप की कंडीशन में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है अपने मास के अकॉर्डिंग। जो एलिमेंट्स का जो भी रेशो है वो एलिमेंट रेशो सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, इट विल बी नॉट चेंज्ड। ओके, but if we are taking different type of isotopes, this will be changed. That means this is a limitation of the laws, obviously. Okay, firstly we are talking about law of constant proportion. Constant proportion होता क्या है? Clear? Constant proportion में suppose we are taking the example of H2O, molecule ले लिया है, we are taking the example water molecule, clear? वाटर मॉलिक्यूल जब हमने लिया तो हम अब सबसे पहले तो इसकी मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ओके, हमने देखो यहाँ पे क्या किया, फर्स्टली आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर देयर दीज आर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो मैंने यहाँ पे एन सर्कल करके दिखाया हुआ है, दीज आर नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2 एंड ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 1। ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, गॉट इट। अब हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके एटॉमिक मासेस को लिखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8, क्लियर। ये वाली जो चीज़ें हम आपके सामने मैंने जो आपको एक्सप्रेस करके दिखाई हैं, दीज आर एग्जैक्टली नंबर ऑफ दीज एटम्स। ओके, सो यू हैव टू रीड 1 to 40 एलिमेंट्स, आपको लर्न करने ही करने हैं एनी हाउ फॉर योर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। आपको जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले 1 to 40 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर। अब आपको लगेगा कि मैम हम इतने सारे कैसे एक साथ लर्न कर पाएंगे? नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आपके पास में पूरा 1 वीक होता है, जस्ट लाइक टुडे इज सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे वी विल अगेन डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक।
ओके। अब इन जो आपके पास में इतने सारे जो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम होता है, आपको करना क्या है, 4 डेज़ ओनली, आपको 4 डेज़ में आपकी प्रैक्टिस करनी है। हाउ कैन यू टेक इट, आप जो फर्स्ट वाली रो है, जैसे 1 to 10 एलिमेंट्स आज लर्न कर लें, फिर 1 to 10 एलिमेंट्स सेकेंड डे, देन थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करके ईजी गोइंग आपको एक दिन के अंदर आप 10 एलिमेंट्स को लर्न करो। क्लियर, आपके ईजी गोइंग 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नेक्स्ट जब आप 10th बोर्ड देंगे तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये जो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया है एटॉमिक मास है, आपको कैसे पता लगेगा, बिकॉज दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एटम। क्लियर, अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगी कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को, बट फर्स्टली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने एक रिएक्शन ली, मैंने NaCl सॉल्ट लिया, टेबल सॉल्ट को लेके वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, द फाइनल प्रोडक्ट्स विल बी NaOH एंड HCl। ये एक्वस फॉर्म में हमें क्या मिल गया, हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स मिल गए। क्लियर, अब इस NaCl को मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँ, मैं बेरियम सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करूँ, मैं KCl को वाटर में डिज़ोल्व करूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कौन से रिएक्टेंट को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो H2O का कॉम्बिनेशन है, जो वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है, इट विल बी नॉट चेंज एनी सिंगल, ये किसी भी टाइप से किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो 1:8 का रेशो है, ये आप कहीं का भी वाटर ले लें, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। वाटर का डिफरेंट फॉर्मेशन, दैट मीन्स अगर आप RO वाटर लेते हैं, टेप वाटर लेते हैं, तो सिर्फ pH का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर, अब देखो इस एटॉमिक मास से मैंने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास का जस्ट डबल हमने क्या कर दिया है मॉलिक्यूलर मास, सेम विद ऑक्सीजन, यहाँ पे 16, टोटल मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना हो गया 18। क्लियर, अब इस मॉलिक्यूलर मास के अंदर मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज़ 18, हमने मॉलिक्यूलर मास लिया है हाइड्रोजन का, दैट मीन्स मुझे मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज चाहिए थी हाइड्रोजन की, तो मैंने बिल्कुल सेम जैसे हमारे मार्क्स आते हैं एग्जाम में, जैसे सपोज 18 आउट ऑफ 20 था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/18 × 100, 18/20 लिखते हैं उसको अपन। यहाँ हमने हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया तो 11.11%, और लास्ट हमारा ऑक्सीजन का कितना आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ 88.89%। क्लियर, अब ये वाला जो आपके चलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये तब तक अप्लाई होता है जब तक हम किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एक ही आइसोटॉपिक फॉर्म यूज़ करते हैं। एक ही आइसोटॉपिक फॉर्म का मतलब है जैसे हाइड्रोजन जो है वो 3 फॉर्म्स में मिलता है, 1H1, 1H2, 1H3। तो अगर हम उसका एक ही फॉर्म ले रहे हैं, दैट मीन्स 1H1 वाला ही ले रहे हैं और सभी जगह पे वही है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। बट अगर मैंने 1H1 की प्लेस पे मैंने 1H2 ले लिया है, तो फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। These are the exactly limitations of constant proportion. क्लियर, लास्ट वाला जो मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है वो हमारी NCERT के अंदर गिवन नहीं है, सो नो प्रॉब्लम इज देयर। सेम विद कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो हमने यहाँ पे लिया है, in this type of proportion, in this type of law, only we are taking different type of element, they get mixed and give the final products। यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होल नंबर में होगा, उनके प्रोडक्ट का जो नंबर है वो होल नंबर हमें मिलेगा, ओनली यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा। आपको कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं मिलती है जहाँ पे आप डायरेक्टली दोनों तीनों लॉज को एक साथ बता सकते हो। आप किसी भी एक लॉ को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको उसके रेफरेंस में एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ओके, तो जब भी अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको 1 to 40 तक एलिमेंट्स को लर्न करके रखना है, क्योंकि आपको अगर एलिमेंट्स लर्न नहीं होंगे, एटॉमिक नंबर्स लर्न नहीं होंगे, तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न बना ही रहेगा कि मैम ने यहाँ पे 8 कैसे लिख दिया, मैम ने पहले वहाँ पे 1 लिखा था, मैम ने 2 कैसे लिखा है। ओके, तो जितने एटॉमिक नंबर्स हैं आप उनको सीक्वेंस में 1 to 40 तक लिखेंगे, वही सेम एटॉमिक नंबर्स उनके क्या हो जाएंगे आगे जाके, उनके एटॉमिक नंबर उनका सिक्वेंशियल ऑर्डर ही है। क्लियर, तो नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। 1 से 40 तक आपको एलिमेंट्स लर्न करके रखने हैं। आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके लिए आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आएंगे दैट विल बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स।
यहाँ तक जाने से पहले पहले एटम क्या होता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है या कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो वहाँ तक पहुँचने से पहले, उन चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको इन लॉज को एक बार अच्छे से थ्रू आउट रीडिंग लगानी है, और रीडिंग लगाने के साथ में आपकी एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे टॉपिक आएंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर? फिर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू।